अपने शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपका शरीर के आगे दुख, सर्दी, गर्मी सब एक समान लगे, उसका आप पर कोई भी फर्क न पड़े। ऐसे खुद को बनाने के लिए एक रहस्यमय प्राचीन रास्ता है। उसी रास्ते के बारे में आज हम कहानियों के माध्यम से जानेंगे। बिना देर किए हुए चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। एक जंगल में एक साधु रहते थे और वो साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मग्न थे। तभी वहाँ पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मग्न थे। इन्हें पता भी नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने साधु को देखा और उसने सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है, सारे लोग यहाँ से वहां भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो। तो साधु ने कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेंगे। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहाँ कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उसने कहा कि आप भी हमारे साथ नाव में बैठ जाइए, वरना आप डूब जाएंगे। साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। वह लोग भी वहां से नाव लेके चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, लोगों को बचा रहा था। जब उन्होंने साधु को देखा तो साधु के तरफ रस्सी फेंकी, उन्हें ऊपर आने को कहा, लेकिन साधु ने फिर से वही कहा, तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु उसी पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद साधु जब भगवान के पास पहुंचा, उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की और आप मुझे बचाए क्यों नहीं। भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम्हें बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो तीनों इंसानों को भेजा था। पहली बार पैदल और दूसरी बार नाव लेकर और तीसरी बात हेलीकॉप्टर लेकर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उसे पहचान ही नहीं पाते और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार व्यापारी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से व्यापारी ने कर्ज लिया था उसी के गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तब उस आदमी ने सारे गाँव वालों को जमा किया। व्यापारी के घर पे जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वह मजबूर था और ये सब सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की लड़की सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वाले और व्यापारी से कहा, ठीक है, एक थैली में सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा। इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना होगा और अगर सफेद पत्थर निकला कर्ज भी मैं माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, और अगर काला पत्थर निकला कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा लेकिन इसके बेटी से भी शादी करूंगा। व्यापारी की लड़की बात को सुनकर राजी हो गई और सारे गांव भी वालों भी इस बात पे राजी हो गए। उस व्यापारी ने थैली में 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़ी चालाकी से उस आदमी ने उस थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले थे और यह उस व्यापारी की बेटी को दिखाई दे गया था। थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं भी जो भी पत्थर निकालूंगी वो दोनों काले ही होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को ये बता दी इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और ये आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि तभी लड़की को उस थैली से पत्थर निकालने के लिए कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बगैर किसी को बताए एक पत्थर जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वह सफेद था या काला था। लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफेद पत्थर है तो समझ लो मैंने काला पत्थर निकाला था, और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने समझो सफेद पत्थर निकाला था, और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। सभी गांव वालों ने समझ लिया कि लड़की ने जो भी पत्थर निकाला था वह सफेद था, इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में कई बार इंसान मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो भी हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें
हमें यह सीख मिलती है कि जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता हो तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा आप यूसुड बनोगे उतना ही ज्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों को गालियां देना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समुद्र की तरह खामोश रहो, उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। तो दोस्तों चलिए अब हम तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी जिंदगी की परेशानियां। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जा रहा था और गांव में जाकर वह लड़का अपने दादाजी के साथ में खेलता है। खेलते खेलते एक दिन वह अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, और उसे एक पौधों की दुकान पर लेके जाते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ पर उसके दादाजी जो 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? वह थोड़ा से सोचा और अपने दादाजी से कहा, आपने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत से चीजों से खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश और जानवरों से भी पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं पौधों के साथ क्या होता है। बाद में वह लड़का फिर अपने दादा के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर उनसे पूछता है, दादाजी, लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं और आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, और अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम दोनों उस 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां दोनों ने पौधे को लगाया था। उन लोगों ने देखा कि वह पौधा अब बड़ा पौधा बन चुका था और फिर वो उस जगह पे गए जहां दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब बहुत बड़ा पेड़ और बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियां थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसके तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हुआ है और कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है? पौधे ने बहुत डेंजरस सिचुएशन, पौधे ने बहुत तकलीफों को झेला होगा और बहुत प्रॉब्लम भी आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसके तरफ देखा और उससे कहा, हाँ, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने बहुत तकलीफें सही होंगी। उस तकलीफों को झेलते हुए ही उसने इतना बड़ा विशाल पेड़ हो पाया है। अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। वो तूफान और तेज जैसी बारिश उसकी टहनियों को और भी मजबूत बना सकते हैं और इसी वजह से आज वो बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और यह सारी प्रॉब्लम और यह सारी तकलीफें उसके आगे एक छोटी सी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, बेटा, ये चीज तुम हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम हमेशा अपने लाइफ में कोई चॉइस ही रखोगे तो तुम अपने लाइफ में उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर प्रॉब्लम के लिए तुम हमेशा तैयार रहोगे तो तब किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बड़ी बड़ी तकलीफें भी तुम्हें छोटी नजर आने लगेंगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और वह उस बड़े विशाल पेड़ की तरफ देखने लगा। दादाजी के ये बातें उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम, रुकावट, चीजों को हम अपने जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही तकलीफें हमारे मन को मजबूत करती हैं और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो
तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर हो। दोस्तों चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने अपना घोंसला किसान के खेत में बनाया था। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए और उस अंडों में से 2 बच्चे निकले। अब रोज चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जाती और शाम को वापस आती, और अब हर रोज ऐसा ही होने लगा था। चिड़िया सुबह जाती और शाम को वापस आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुनने के लिए गई तो उस खेत का मालिक वहां पर आता है और कहता है कि यहाँ पर तो अब सारी फसल पक चुकी है, कल अपने बेटों को बोलकर इसको कटवा लूंगा। यह बोलकर खेत का मालिक वहां से चला जाता है। ये बात चिड़िया को बच्चों ने सुन ली थी और जब शाम को चिड़िया वापस आई तो उसने अपने माँ से कहा कि माँ, आज खेत का मालिक आया था और वह बोल रहा था कल अपने बेटों को बोलकर फसल कटवा दूंगा, और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा। हम लोगों को अपना घोंसला यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहिए। ये सब बातें चिड़िया सुनी और अपने बच्चों से कहा कि तुम दोनों चिंता मत करो और तुम सब आराम से सो जाओ, कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और गजब की बातें हुई कि कल सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 1 हफ्ता गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर वापस आया और फसल को देखकर उसने फिर वही कहा कि कल अपने बेटों को बोलकर फसल को कटवा दूंगा। फसल काफ़ी पक चुकी है, अब अपने नौकरों को भेजकर इसे कटवाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो खेत का मालिक वहाँ से चला गया। जब शाम को चिड़िया दाना चुग कर वापस आई तो फिर चिड़िया के बच्चे ने चिड़िया से कहा, आज फिर खेत का मालिक आया था। आज तो उसने कह रहा था कि कल नौकरों को बुलवा कर खेत की सारी फसल कटवा लूँगा। माँ, हमें जल्दी ही अपना घोंसला दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। फिर से चिड़िया ने अपने बच्चों को कहा कि तुम सब चिंता मत करो, कल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ और कल सुबह फिर भी उस दिन की तरह से सही में कुछ नहीं हुआ। फिर लगभग 2 हफ्ते गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर अपने खेत पर आया। उसने कहा कि अब तो मुझे कल आकर ये फसल अपने आप ही काटनी पड़ेगी, और ये कहकर वह वहाँ से चला गया। फिर से जब शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आई, उसके बच्चे ने उससे कहा कि आज फिर खेत का मालिक आया था और अब तो उसने ये कहा है कि कल वो खुद आकर फसल को काटेगा। और यह सुनने के बाद चिड़िया तुरंत अपने बच्चों समेत अपना घोंसला उठाकर बाजू के खेत में चली गई। जब दूसरा दिन निकला और सुबह हुई तो चिड़िया के बच्चे ने देखा कि वो किसान अपने खेत को फसल को काट रहा था। ये देखने के बाद उन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, कैसे आपको पता था कि वह खेत का मालिक आज फसल काटने जरूर आएगा? हालांकि इसके पहले भी 2 बार उसने यही कह के गया था। चिड़िया ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये इंसान है ना, जब तक अपने काम को 2 बार टालता नहीं है तब तक उस काम को हाथ तक नहीं लगाता, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों न हो। चिड़िया ने अपने बच्चों से, सही कहा माँ, हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है, बहुत समय है, लेकिन इसका उल्टा है। यही हम सब की आदत है, अपने काम को कल पर टालना, और यही हम सब की आदत बन चुकी है, चाहे वह कितना छोटा ही काम क्यों न हो। जब तक हम उसे कल पर नहीं टालते हैं तब तक हमें सुकून की नींद नहीं आती है। हर काम को कल पर टालते रहते हैं, यह कहकर कि आज मूड नहीं है, इस काम को कल देखेंगे।
कल करेंगे और वह कल कभी आता ही नहीं है और हम उस काम को भूल जाते हैं और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और वो दूसरे काम क्या हैं? रील देखना, सोशल मीडिया चलाना, फालतू के काम, फालतू के वीडियो देखना, जिन वीडियो का न तो सिर होता है न तो पैर। उन वीडियो में कुछ बढ़िया बात तो होती ही नहीं है। इस तरह की वीडियो में हम न जाने कितनी टाइम बर्बाद कर देते हैं और जो हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। और जब हमें याद आता है कि आज ही हमें उस काम को करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा दूसरा काम नहीं होगा, तब उस काम को हम करते हैं। मतलब यह है कि जब तक हमारे सर पे प्रेशर नहीं आता है तब तक हम उस काम को टालते रहते हैं। काम को टालना ऐसा ही है जैसे क्रेडिट। जब हम कोई काम क्रेडिट पर लेते हैं तो हम उस क्रेडिट का तो फायदा उठा लेते हैं। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद या तो महीने के बाद हमें उसका बिल पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग कृपया हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।